हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स बेसिक का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के फर्स्ट टर्म प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है। आपका प्री बोर्ड्स आप सभी के स्कूल में ओवर हो चुके होंगे, अभी आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप रिविजन के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज केवी का पेपर है, रीजनल लेवल पर सेट किया गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और जब भी आप कोई क्वेश्चन रीड करें, एक बार पॉज कर दीजिए वीडियो को, अपना खुद का आंसर दीजिए, देन आई टेल यू द आंसर, और क्रॉस चेक करिए कि आपका आंसर सही था या नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से आपने कार्ड सेलेक्ट किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड फेस कार्ड होगा। 4 सूट्स होते हैं आपके, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं पूरे पैक में। 2 रेड सूट्स होते हैं, 2 ब्लैक सूट्स होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। ये जो 13 कार्ड्स हैं ये रेड होते हैं। देन स्पेड एंड क्लब, ये आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और चारों ही सूट्स में आपके 3 फेस कार्ड्स होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर फेसेस होते हैं इसलिए उन्हें फेस कार्ड कहा गया है। किंग्स, क्वींस एंड जैक्स। ओके, अब उसने कहा है रेड फेस कार्ड होना चाहिए, तो रेड फेस कार्ड हार्ट के होंगे और डायमंड के होंगे। सो 3 हार्ट में 3 डायमंड में, यानी कि टोटल कितने रेड फेस कार्ड है आपके पास? 6 आउट ऑफ 52। टोटल कार्ड्स 52 है और आपके फेवर में वहाँ पर 6 कार्ड्स हैं। सो 6/52 यह प्रोबेबिलिटी है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 2 3s are 6, 2 26, 3/26, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। आगे आते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 60 डिग्री इज। ये जो क्वेश्चन है सेक्टर के, आपने जनरली एरिया में देखे होंगे क्वेश्चंस। जो पेरीमीटर के कम दिए गए हैं आपकी बुक में, एरिया के ज़्यादा है, θ/360 πr²। लेकिन अगर एरिया पूछा है, रेडियस 10.5 है, ये जो एंगल है 60 डिग्री का है। एरिया यानी कि पूरी ये जो बाउंड्री है इस पर आपको चलना है। सबसे पहले तो एरिया में 2 रेडियाई कवर होंगी, 10.5 10.5, और उसके बाद ये जो आपकी आर्क है ये, तो पेरीमीटर जो है सेक्टर का वो होता है लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियाई, 2 इंटू आर। लेंथ ऑफ आर्क ये आप कैसे फाइंड करेंगे? ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये होता है θ/360 इंटू 2πr। 2πr वैसे हमारा पेरीमीटर है, जिसको आप सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। θ/360 क्योंकि ये एक सेक्टर है, एंड प्लस 2r यानी कि 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 10.5। ओके, θ/360, थीटा है आपका 60, 60/360 इंटू 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर, आर यानी कि 10.5। जो भी आंसर होगा उसमें आप प्लस कर देंगे। 10.5 का डबल, 10 का डबल 20 होता है, 0.5 1 बना देगा डबल होके, तो ये 21 हो जाएगा। सो जो भी आंसर होगा उसमें हम 21 ऐड कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 आर 36, 2 3 आर 6, 3 से ये कैंसिल होगा, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15, 3.5, 7 5 आर 35। तो ऊपर क्या बचा? 22 एंड 0.5। 22 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, 5 2 आर 10, 5 2 आर 10 एंड 1 11, एक छोड़ के डेसिमल लगेगा, 11 आंसर होगा। सो 11 एंड 21, 11 प्लस 21 यानी कि आंसर होगा 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ए सही है। ओके, पेरीमीटर कैसे फाइंड किया आपने? 10.5 10.5, 21 तो यही हो गया, और उसके बाद ये θ/360 2πr से इसे फाइंड किया, ये 11 आया। सो 21 प्लस 11 इज 32। चलिए आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ tan 60 एंड cot 30। tan की टेबल क्या होती है? 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0 पर 0 होता है, 30 1/√3, देन 1, देन √3, देन नॉट डिफाइंड। कॉट बिल्कुल इसका उल्टा चलता है। कॉट ये 0, ये 30 की वैल्यू है, ये 45, ये 60 एंड ये 90। ओके, रेड वाले कॉट है, ग्रीन वाले आपके टैन हैं। tan 60 कितना होगा? √3 डिवाइडेड बाय cot 30। cot 30 कितना होगा? वो भी √3 ही होगा। सो √3 डिवाइडेड बाय √3 इज 1, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशंस आपकी 2 टाइप की होती है,
कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हम तब बोलते हैं जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो या मैनी सोल्यूशन हो। एक तो कम से कम होना चाहिए, बहुत सारे हो जाए तो और अच्छी बात है, हम कहते हैं वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट हम तब कहते हैं जब एक भी सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन। तो उसने कहा है लाइन बताइए कैसी होगी, पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होती है तो एक भी सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि कहीं भी वो मिल नहीं रही है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, हमेशा एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तभी आप उन्हें कंसिस्टेंट कहेंगे, या फिर इंटरसेक्टिंग पर कहेंगे, या फिर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंटल, दोनों केसेस में उन्हें कंसिस्टेंट कहेंगे। सो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। कंसिस्टेंट यानी कि वन सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन, या तो यानी कि इंटरसेक्टिंग भी होगी या कोइंसिडेंटल भी होंगी, तो दोनों ही केसेस में कोइंसाइड करेगी, यानी कि हर पॉइंट पर हम ऐसी लाइंस को कंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल वाली होती है। ओके, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उसे, ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे? अनश्योर इवेंट। एक्चुअली ऐसी कोई टर्म होती नहीं है अनश्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट हम उसे कहते हैं जिसका होना कंफर्म है, वो होगा ही होगा। तो जो श्योर इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल, जो होगा ही नहीं, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट अलग चीज़ है, इसको अभी नहीं जानना है आपको। सो यानी कि अगर 0 प्रोबेबिलिटी है सो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। एक फादर की एज उनके सन की एज की 6 टाइम्स हैं। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा थोड़ा इक्वेशन बना लेते हैं साथ ही साथ। मान लीजिए सन जो हैं वो x साल के हैं, सन की एज x ईयर्स हैं, फादर उनके 6 टाइम्स हैं अभी, तो यानी कि वो 6x हो जाएंगे। 4 ईयर्स हेंस, 4 साल के बाद, द फादर्स एज विल बी, हो जाएगी फादर की एज 4 टाइम्स इज सन्स एज। 4 साल के बाद फादर की एज 4 टाइम्स रह जाएगी, अभी 6 टाइम्स हैं। पहले तो आप बताइए 4 साल के बाद सन कितने के हो जाएंगे? अब अगर वो अभी x के हैं तो 4 साल के बाद x + 4 के होंगे, 4 साल उनकी एज बढ़ जाएंगी। फादर 6x के हैं, 4 साल बाद वो 6x + 4 के हो जाएंगे। ओके, ये 4 साल बाद वाली एज है, आफ्टर 4 ईयर्स। क्वेश्चन ने कहा है कि 4 साल के बाद फादर सिर्फ 4 गुना रह जाते हैं सन के। हमें इक्वेशन बनानी, इक्वेशन का मतलब है इक्वल करना है दोनों की एज को। सन है x + 4 के, फादर है 6x + 4 के। अगर आप इन्हें को इक्वल करना चाहते हैं तो देखिए फादर 6 टाइम्स हैं, ये 4 टाइम्स हैं अभी इनकी सन की एज के, तो सन की एज को अगर आप 4 गुना कर दें तो वो फादर की एज के इक्वल हो जाएंगे, है ना। सन छोटे हैं बेटे, फादर 4 गुना है, 1 2 3 4। अगर आपको इक्वल करना है तो बेटे को 4 गुना कर दीजिए, 1 डबल ट्रिपल 4 गुना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन हो गई। मल्टीप्लाई करिए, 4x + 4 4 = 16 = 6x + 4। 4x को उधर ले जाइए, 4 को इधर ले आइए, 16 - 4 6x - 4x 2x, x = 12/2 यानी कि 6। x आपका 6 है यानी कि सन की एज 6 ईयर्स हैं, तो फादर कितने के हो जाएंगे? 6 6 = 36, फादर 36 के हैं। सो ऑप्शन आपका सी सही है इसमें। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 + cos 30 sin 60। चलिए पहले वैल्यू टेबल बना लेते हैं। साइन की 0 30 45 60 0 30 45 60 एंड 90। साइन होता है हमारा 0 पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 90 पर 1। कॉस बिल्कुल उल्टा होता है, कॉस यहाँ पर 0 होगा, 0 पर 1 होता है, ये उसकी वैल्यू 30 पर होती है, 45 60 एंड 90। ये तो आप जानते हैं ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये। कॉस को जब आप लर्न करते हैं तो फिर इधर से लर्न करते हैं, 0 30 45 60 एंड 90। कॉस और साइन की वैल्यूज़ मिल गई। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60। साइन 60 यानी कि कितना? √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 भी कितना होता है? √3/2 ही होगा, प्लस साइन 30 यानी कि 1/2, कॉस 60 भी 1/2 ही होता है। ओके, वैल्यूज़ रख ली। अब सॉल्व करिए, √3/2 इंटू √3/2, √3 3 होगा, 2 2 = 4, 1 2 2 = 4, 3/4 1/4, एलसीएम तो 4 ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 = 4, 1, यानी कि आंसर आपका 1 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज, 96 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 4 जार 8, 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 3 3 1। प्राइम फैक्टर में 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 टू द पावर 5 इंटू 3, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। आगे आते हैं। इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 4n इक्वल्स टू 0 देन n इज। -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n 0 है, तो n क्या है? कोई भी नेगेटिव इंटीजर, इवन नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर या फिर ऑड नेचुरल नंबर। इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, -1 की पावर आप कोई भी नंबर करते हैं, आंसर या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। जैसे 1 की पावर आप कुछ भी कर ले, 5 6 7 8 10 12 100, 1 की पावर 100 भी 1 होता है। -1 के केस में क्या होता है? अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, जैसे -1 को अगर आप पावर 3 करते हैं तो आंसर -1 आता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो ऑड नंबर पर आंसर -1 आता है, और -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो आंसर 1 आता है। ओके, क्वेश्चन ने कहा है -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n 0 दे रहा है। 0 तब देगा ये जब इनमें से जो दो वैल्यूज़ हैं आपकी यहाँ पर, एक का आंसर नेगेटिव होगा और एक का आंसर पॉजिटिव होगा। ओके, अब हमें डिसाइड करना है यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। -1 की पावर n है, अब भाई n तो कुछ भी हो सकता है, -1 की पावर 4n है। देखिए 4n जो नंबर है ये हमेशा इवन होगा। क्यों? कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने 9 लिया, 9 एक ऑड नंबर है, लेकिन जैसे आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये एक इवन नंबर बन जाएगा। 4n का मतलब है 4 की टेबल एक तरीके से 4 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3, तो 4 की टेबल में जितने भी नंबर्स हैं 4 1 जार 4, 2 जार 8, 3 जार 12, 4 4 जार 16, 20, सारे के सारे इवन नंबर है। तो ये तो बात कंफर्म है कि इसका जो आंसर है वो तो पॉजिटिव ही रहा होगा। -1 की पावर 4n हमेशा +1 आएगा। अब अगर ये +1 है तो ये अंडरस्टूड है कि ये ज़रूर -1 होगा, तभी +1 -1 कैंसिल होकर 0 बनाएंगे। और ये -1 कब होगा? -1 की पावर कोई नंबर है n और आंसर आ रहा है -1। ये कब होता है? जब -1 की पावर कोई ऑड नंबर हो, तो यानी कि n जो है ये कोई ऑड नंबर है। समझ गए? ये पॉजिटिव है क्योंकि -1 की पावर 4n है। 4n हमेशा एक इवन नंबर होता है, 4 की टेबल पूरी इवन है। अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव तब होगा जब n ऑड होगा। तो यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, एनी ऑड नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम द HCF ऑफ 231 एंड 396। 231 एंड 396 का आपको HCF फाइंड करना है। ओके, चलिए 396 231, 1 जार ही टेबल चलेगी। 231 माइनस किया आपने, 6 - 1 इज़ 5, 9 - 3 6, 165। अब 231 यहाँ आ जाएगा। डिवीजन एल्गोरिदम जानते हैं ना, ये नंबर यहाँ आता जाता है तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे। इससे करेंगे, यहाँ पर भी आई थिंक 1 जार ही टेबल चलेगी। 165, 2 जार तो ज़्यादा हो जाएगा, 165 माइनस करिए, 1 - 5 नहीं होगा, 11 - 5 इज़ 6, देन 12 - 6 इज़ 6 अगेन, 66, 165। यहाँ पर शायद 2 जार टेबल चल जाए, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18 तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 2 जार 12 टू कैरी 1, 6 2 जार 12 प्लस 113, 132 माइनस किया, 5 - 2 इज़ 3, 6 - 3 इज़ 3, अब 66 यहाँ आ जाएगा। 33 2 जार 66, कुछ नहीं बचा। वो लास्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचा वो हमारा HCF होता है, तो यानी कि HCF इज़ 33। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स। इनमें से कौन सा 2 ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया नहीं है? ऑप्शन से आपके एंगल एंगल एंगल, या आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया ए नहीं होता, लेकिन सिमिलैरिटी का ज़रूर होता है। तीनों एंगल्स अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, तीनों एंगल के, तो हम कहते हैं ट्रायंगल सिमिलर है। SAS, 2 साइड का रेशो इक्वल है, यानी कि 2 साइड प्रोपोर्शनल है, एक एंगल इक्वल है, तो भी वो सिमिलर होते हैं।
एस 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 तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है तो भी सिमिलर होते हैं। ए एस ए कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है, क्योंकि ए एस ए का क्या मतलब है, दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल है, चलिए ठीक है, एंगल एंगल का तो ये मतलब हुआ। ये एस का क्या मतलब है, साइड, सिंगल साइड तो किसी के प्रोपोर्शनल होगी नहीं। वैसे भी अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है ट्रायंगल्स में, ये आपने देखा है ना कई बार, ट्रायंगल्स हम ऐसे ही सिमिलर करते हैं, दो इक्वल है तीसरा एएसपी से इक्वल हो गया। तो इस साइड का कोई यूज़ है ही नहीं, ये एक्चुअली में आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं होता। सो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है और ये आप याद भी रखेंगे। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में तीन हमारे होते हैं, ए एस एस एस, ये तो अंडरस्टूड है, एंड एस ए एस, बस। ओके, इनफैक्ट ए की जगह कई बार ए भी दे देते हैं, एंगल एंगल भी एक क्राइटेरिया है, बिकॉज अगर दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। ओके, आगे आते हैं। द पॉइंट्स -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0 फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ टाइप। अब इसमें थोड़ा सा या तो ग्राफ के ऊपर आप इनको प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि बहुत दूर पॉइंट नहीं है, -1, 2, 1, 2 छोटे, उसमें ही चल जाएगा काम, या फिर इसमें बहुत लेंदी आपको जाना पड़ेगा कि आप इन चारों को नाम दे ए बी सी डी, जैसा कि आप जनरली करते हैं। ए बी की डिस्टेंस निकाले, बी सी सी डी ए डी, चारों डिस्टेंसेस आप फाइंड करेंगे। अगर चारों इक्वल है तो या तो वो स्क्वायर हो सकता है या वो रोम्बस हो सकता है, फिर आपको उनके डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, यानी कि ए सी और बी डी। ये आप तब करते अगर ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता, तब आपको यही करना पड़ता, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू है तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। काम करिए, रफ यहाँ पर एक वो बना लीजिए, स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। ये 0 है आपका, दिस इज़ 1 2 3, ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है, 3 से बड़े नंबर्स भी नहीं हैं यहाँ पर। -1 -2 -3, दिस इज़ 1 2 -1 -2 एंड -3। चलिए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम -1 -2 -1 -2 यानी कि ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज 1, 0 x1 y0 ये वाला पॉइंट, -1, 2 ये वाला पॉइंट, एंड -3, 0 ये वाला पॉइंट। स्केल से इन चारों को मिला दीजिए, उसके बाद फिर से स्केल लीजिए और इनकी डिस्टेंसेस मेजर करिए स्केल से। आप देखेंगे जब आप इसकी डिस्टेंस करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपको स्केल पर दिखाई देगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग, ये भी और ये भी, यानी कि चारों जो साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है। उसके बाद डायगनल्स आप देखेंगे, डायगनल्स इनके एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर्स के होंगे और दोनों ही डायगनल्स इक्वल होंगे। चारों साइड्स इक्वल है, दोनों डायगनल्स इक्वल है, तो यानी कि एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा। यहाँ पर बहुत एक्यूरेसी नहीं आ रही है, इससे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज ये स्केल से नहीं बनाया गया है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है टाइम सेविंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, रफली स्केल से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके दो लाइंस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए और उसके बाद चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको दिए हुए डिस्टेंस मेजर कर लीजिए स्केल से ही, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। या फिर वो जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है वो तो है ही, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस निकालिए, ये और ये, उसके बाद ए सी और बी डी की डिस्टेंस आप निकालेंगे। इस क्वेश्चन में सभी डिस्टेंसेस सेम होंगी, चारों साइड्स की और दोनों डायगोनल्स की, तो आप कहेंगे ये एक स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट, फॉर सम इंटीजर n द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। कोई भी इंटीजर आपने लिया n, ऑड इंटीजर आप कैसे बनाएंगे उसको देखिए। सबसे पहले n, अब n ऑड हो ऐसा, तो देखिए n क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। चलिए हम 0 को छोड़ देते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 लेते हैं। ये कह रहा है n यानी कि 1 2 3, यहाँ पर 2 तो ऑड नहीं है, तो यानी कि n अगर आप लिख देंगे ज़रूरी नहीं है कि वो ऑड नंबर हो। n + 1, ये कह रहा है किसी भी नंबर में +1 करके उसे ऑड बनाया जा सकता है। चलिए +1 करके देख लेते हैं, +1 करेंगे 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये तो ऑड बने ही नहीं। 2n + 1 इसको चेक करते हैं, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है पहले सबको डबल करो फिर +1 करो। इसको डबल किया 2 बना, +1 किया 3 हो गया, इसको डबल किया 4, +1 किया 5 हो गया, इसको डबल किया 6, +1 किया 7 हो गया। देखिए तीनों नंबर ऑड है, आप कहीं तक ले जाइए। 4 को डबल किया 8, +1 किया 9। किसी भी नंबर को अगर आप ऑड बनाना चाह रहे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और +1 कर दीजिए। तरीका क्या है देखिए, 2 से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया वो इवन बन गया है ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 6 8,
2n का मतलब है 2 की टेबल, तो 2 की टेबल में सारे इवन नंबर होंगे और इवन में जैसे आपने +1 किया वो ऑड बन गया, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए उसमें +1 करते ही वो ऑड नंबर बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पर किसी भी ऑड नंबर को आप 2n+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर इवन नंबर को आप 2n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इवन के लिए है, ये ऑड के लिए है, ये भी आप याद रखेंगे। ऑड पूछा है सो ऑप्शन आपका सी सही होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर p इज। एक स्क्वायर है जो कि एक सर्कल के अंदर है, ये सर्कल है मान लीजिए, ओके। इसका डायमीटर आपको दिया है p है, ये इसके अंदर एक स्क्वायर है, आपको इस स्क्वायर का एरिया बताना है, ओके फिगर, चलिए ठीक है जैसी भी है। अब इसमें आप देखेंगे ये यहाँ से सेंटर है इसका, ये जो है ये आपको डायगनल ही है, ये हमारे सर्कल का, सॉरी डायगनल है ये हमारे स्क्वायर का और डायमीटर है हमारे सर्कल का। अगर आप इसको सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेंटर से पास हो रहा है, 2 पॉइंट्स को मिला रहा है तो ये डायमीटर है। लेकिन अगर आप इसको स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 वर्टिसेस को मिला रहा है ऑपोजिट को, तो ये इसका डायगनल है। ये आपको p दिया हुआ है, ये p है। अब आपको स्क्वायर का एरिया पूछा है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड ही होता है, साइड फाइंड करनी है यानी कि आपको। साइड मान लीजिए x हम लोग ले लेते हैं, फिर चलिए साइड को साइड ही लिखते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं, ये भी 90 होगा, तो आप ये वाला स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगाएंगे। ये भी साइड है, ये भी साइड है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, पाइथागोरस कहती है h² = p² + b²। h यानी कि हाइपोटेनियस जो कि p है यहाँ पर, परपेंडिकुलर और बेस आप किसी को भी ले लीजिए, दोनों साइड्स ही हैं, परपेंडिकुलर और बेस, तो = साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। p² कितना हो जाएगा 2 साइड स्क्वायर, तो p²/2 = साइड स्क्वायर। साइड क्यों निकालनी है हमें, हम साइड नहीं निकालते हैं क्योंकि वैसे भी हमें साइड स्क्वायर ही चाहिए था, हमें एरिया ही चाहिए था ना। साइड स्क्वायर कितना है p²/2, तो यानी कि एरिया कितना होगा p²/2। ऑप्शन आपका सी सही है, ओके। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर। इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में जो ज़ीरोज़ हैं आपके, उसने ये नहीं पूछा कि ज़ीरोज़ फाइंड करो, उसने कहा है बताइए कि कैसे होंगे वो, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या फिर बोथ इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में, अगर ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c, अगर a b एंड c तीनों पॉजिटिव है या फिर a b एंड c तीनों नेगेटिव है, तो ऐसे केस में जो ज़ीरोज़ हैं वो दोनों नेगेटिव होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर a b c तीनों के साइन सेम है तो ऑल दी ज़ीरोज़ यानी कि जो आपके अल्फ़ा एंड बीटा है दोनों नेगेटिव होंगे, ओके, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं यहाँ पर, तो दोनों जो ज़ीरोज़ हैं बोथ नेगेटिव। एक चीज़ और बता दें, बोथ पॉजिटिव, दोनों जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो पॉजिटिव कब होते हैं, जब a और c का साइन सेम हो लेकिन b का साइन डिफरेंट हो। यानी कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो फिर बीच वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है, मतलब b का साइन डिफरेंट हो a और c से, तो इस केस में दोनों जो ज़ीरोज़ हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ओके। बोथ पॉजिटिव कब होते हैं, जब b का साइन डिफरेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकते, इन दोनों से अलग होना चाहिए। और दोनों नेगेटिव कब होते हैं, जब ऑल 3 साइंस आर सेम, ओके, ये आप याद रखेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर 2 ट्रायंगल्स एंड ए बी बाई डी ई = बी सी बाई एफ डी, देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, ओके। बना लेते हैं, ए बी सी और दूसरा है हमारा डी ई एफ। आपको क्या दिया है, ए बी बाई डी ई, यानी कि ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी जो है प्रोपोर्शनल है, = बी सी बाई एफ डी, बी सी बाई एफ डी, ओके। अगर दो साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल है तो हमेशा आप जानते हैं उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ये एस ए एस जो हमारा क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का वो कहता है
क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल, इनके बीच का एंगल देखिए कौन सा है, इनके बीच का एंगल है बी और इनके बीच का एंगल है डी, यानी कि एंगल बी एंगल डी के इक्वल होना चाहिए। इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ओके, माइनस 2x मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके ऐसे दो नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करे तो 8 आए एंड माइनस करके 2 आए। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 9th क्लास के उसमें भी, कि ये जो लास्ट वाला साइन है ये डिसाइड करता है प्लस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए या माइनस करके। तो कौन से दो नंबर है, 4 और 2। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8 आता है और माइनस करके 2 आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आप लिखेंगे 4x माइनस 2x माइनस 8। कोई और भी तरीका है अगर आपका सॉल्व करने का, उससे भी आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। प्लस 2x माइनस 8, एक्स कॉमन लेंगे x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4, सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2। जीरोस कैलकुलेट करने हैं आपको, x माइनस 4 जीरो होगा तो x 4 हो जाएगा और x प्लस 2 अगर जीरो होगा तो x माइनस 2 होगा। तो यानी कि 4 एंड माइनस 2, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट इज P of E is 0.07, then what is the probability of not E? इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.07 है, तो ना होने की कितनी होगी, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 होती है। ये आपको दिया है 0.07, तो अगर आपको नॉट ई की निकालनी है तो सिंपल 1 में से माइनस कर दीजिए 0.07 को, 1.00 माइनस 0.07, सो दिस इज 3 एंड 9, 0.93, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये तो ईजी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस a2 या फिर x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 x2 यानी कि माइनस 2 प्लस 2 बाई 2 कॉमा माइनस 4 प्लस 4 बाई 2, 0 बाई 2 0 बाई 2 यानी कि 0 0, तो मिड पॉइंट इनके 0 0, ऑप्शन आपका सी सही होगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 बाई 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। उसने कहा कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा 147 बाई 120। पहले देख लेते हैं किसी से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, 1 4 4 प्लस 1 5, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, 13 14 27, 9 ज़ार 27, 49 बाई 40, 7 की टेबल में ये नहीं आता, 49 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। 49 बाई 40, 40 के फैक्टर करिए, 2 20 2 10 2 5 5 1, यानी कि 2 आ रहा है 3 बार, 2 टू द पावर 3, 5 आ रहा है 1 बार। ये तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर के फैक्टर में हमेशा 2 या 2 और 5 होना चाहिए, और कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा ये डिसाइड करते हैं हाईएस्ट पावर, डिग्री कितनी है। 9th क्लास में आपने डिग्री देखी थी, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। ओके, तो पहले तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। अगर आप 120 को ही फैक्टर करने लगेंगे तो इसमें 3 भी आ जाएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, सबसे पहला काम है उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना। अगर किसी से कैंसिल हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन पार्ट 1 से। आपको कोई 16 ही अटेम्प्ट करने थे इनमें से। आगे आते हैं सेक्शन बी। द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस आर इज, ओके, ये आपका जिसे आप डी बी बोलते हैं प्रोटेक्टर है, इसका पेरीमीटर कितना होता है। देखिए, अगर हम सर्कल के पेरीमीटर की बात करें, सर्कल का पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। क्योंकि ये आधा है, आधा कर दिया आपने, तो यहाँ तक, एक सेकेंड, इसमें एक, ओके, ये इतने का पेरीमीटर ये कितना हो जाएगा, ये पाई आर हो जाएगा, क्योंकि उसका आधा, 2 पाई आर का आधा पाई आर। लेकिन जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो हम पूरी बाउंड्री की बात करते हैं। ये तो पाई आर है, ठीक है, लेकिन नीचे भी तो है, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये कितना है, ये 2r या फिर d भी आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेंटर होगा रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि 2r प्लस पाई आर, ये रेडियस होती है एक सेमी सर्कल, एक प्रोटेक्टर की। सो ऑप्शन आपका नो, आई थिंक डी ऑप्शन होगा, वो कैंसिल हो गया है स्कैनिंग में, पाई आर प्लस 2r। ओके, आगे आते हैं।
इफ़ P ऑफ E डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, और वो 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0 के। 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कोई इवेंट हो ही, इम्पॉसिबल इवेंट्स भी होते हैं। अगर मैं कहती हूँ आज मंडे है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल संडे होगा, तो हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। तो ये वाले साइन ध्यान रखिएगा, लेस देन नहीं है, दोनों सिंबल आपके होने चाहिए, इक्वल टू का साइन भी यहाँ होगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती है। सो ऑप्शन आपका सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC, एंगल BAC इज 90 एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, देन आई थिंक ये ट्रायंगल का जनरल क्वेश्चन है आपका। फिगर बना लेते हैं पहले। ट्रायंगल है ABC, BAC यानी कि एंगल A पर वो 90 डिग्री है, दिस इज A, BAC 90 हो गया। AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर AD। तो बताइए इनमें से क्या ट्रू है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आपको ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको आपस में सिमिलर करना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि रेशो में रख के जो आपकी साइड्स हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। सो देखिए है क्या, हमें सबसे पहले जो छोटा ट्रायंगल है ABD, इसको पूरे ABC के सिमिलर करना है। ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल, अगर हम पूरे ABC में देखें सबसे पहले तो इसमें एंगल A जो है वो इसके एंगल D के इक्वल है, क्योंकि एक सेकेंड ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इस वाले ट्रायंगल में D 90 है और पूरे वाले ट्रायंगल में A 90 है। तो सबसे पहले तो D के सामने D के सामने जहाँ पर ABD में D है वहाँ पर ABC का A आना चाहिए, यानी कि लास्ट में A आएगा। सिमिलर जब आप ट्रायंगल लिखे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें साइड्स का। उसके बाद दोनों में B कॉमन है, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में भी B है और जो आपका छोटा ABD है उसमें भी B है। सो B की जगह B होगा, यानी कि ये CBA हो जाएगा। ABD ट्रायंगल है CBA। अब छोटे वाला ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसमें CAD, ट्रायंगल CAD देखते हैं किसके सिमिलर है। सबसे पहले तो इस वाले ट्रायंगल में D 90 है और पूरे वाले ट्रायंगल में A 90 है, तो D की जगह A होगा, लास्ट में A हो गया। उसके बाद दोनों में C कॉमन है, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में भी और पूरे बड़े ट्रायंगल में भी, सो यहाँ पर C होगा और बीच में B। कहने का मतलब है CBA ट्रायंगल ABD के भी सिमिलर है और CBA ट्रायंगल CAD के भी सिमिलर है, ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। अब इनकी साइड्स को लिखते हैं। हमें AD स्क्वायर लेके आना है, BC स्क्वायर और ये तो बन ही नहीं सकता है क्योंकि BC पूरी साइड है, वो दोनों छोटे ट्रायंगल्स में आ नहीं रही है। सो साइड्स को इस तरीके से लिखेंगे कि एक बार AD ऊपर आए अपॉन में समथिंग इक्वल्स टू एक बार AD नीचे आए, तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वो AD स्क्वायर बनेगा। सो अगर आपने AD ऊपर लिख दिया है यानी कि ये वाली साइड आ गई है ऊपर, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा BD, और अगर यहाँ पर AD डिनोमिनेटर में आ गई है यानी कि ये AD, ये वाली आप इन दो ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं AD ऐसा आ गया है तो ऊपर आएगा CD। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सो AD इंटू AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। सो ऑप्शन आपका इसमें C सही होगा, BD इंटू CD इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अगेन बेसिक के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे जनरल अगर प्रूव करने के लिए भी आता है तो भी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको करना क्या है, पहले छोटे ट्रायंगल को पूरे के सिमिलर करना है, फिर इधर वाले छोटे ट्रायंगल को पूरे के सिमिलर करना है, उस वजह से दोनों आपस में सिमिलर होंगे, और फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो साइड्स हैं आपकी उनको आप रखेंगे। यहाँ से BC स्क्वायर को तो आप देखते ही हटा दीजिए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 50-50 हो जाएगा। तो फिर इनमें थोड़ा सा ईजी रहेगा आपके लिए करना कि कौन से दो आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर देंगे। चलिए खैर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 एंड 6x + ky = 8 डू नॉट हैव अ सोल्यूशन। इनका सोल्यूशन ही नहीं है, तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी, k/10 वॉट। नॉट अ सोल्यूशन मतलब एक भी सोल्यूशन ना हो, इसका क्या केस होता है, a1/a2 इक्वल होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। खैर नॉट इक्वल्स टू को तो हमें देखना ही नहीं है, हम इक्वालिटी में ही जाएंगे क्योंकि k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a1/a2 बोले तो 3/6 इक्वल होना चाहिए 5/k के, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए 3/8 के। 3/8 के तो इक्वल अपने आप 3/6 हो ही नहीं रहा है,
तो नॉट, जहाँ पर अनइक्वल है उसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को देखिए। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, 3k इक्वल्स टू 6 5 आर 30, सो k इक्वल्स टू 30/3 यानी कि 10, k की वैल्यू 10 है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। आगे आते हैं 25th क्वेश्चन। इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। पेरीमीटर सर्कल का यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस। एरिया क्या होता है सर्कल का? πr²। पेरीमीटर होता है 2πr। ये आपको पता है, ये आपको फाइंड करना है। 2πr में आपको अगर रेडियस पता है तो आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकालेंगे। πr², एरिया इक्वल्स टू 154 है, पाई बोले तो 22/7, r² इक्वल्स टू 154, यानी कि r² इक्वल्स टू 154 इंटू 7/22। 22 7 154 होते हैं। 22 की टेबल आप लर्न कर लीजिए, काफ़ी ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन आपकी, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान हमें इसमें रखना है। सो r² इक्वल्स टू 49, सो r इक्वल्स टू 7। रेडियस आपकी 7 हो गई। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, 7 से 7 कैंसिल, 22 2s are 44। ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज sin 30 प्लस cos 60। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, आई एम श्योर वैल्यूज आपको पता होंगी, अगर नहीं पता है तो टेबल आप पहले बना लीजिएगा एग्जाम में। सो sin 30 होता है हमारा 1/2 प्लस cos 60 अगेन 1/2 ब्रैकेट क्लोज, वैसे अच्छा ठीक है, माइनस sin 60 √3/2 प्लस cos 30 √3/2। ओके, 1/2 1/2 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस √3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा, ऐड जब ये हो रहा है √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगा। ओके, ये 1 होगा, ये कैंसिल होगा, 1 माइनस √3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे आते हैं, sin a इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। ईजी है, sin a 1/2 है। sin a 1/2 कब होता है? साइन 30 डिग्री पर, तो यानी कि a जो है आपका वो 30 डिग्री है, तो cot a क्योंकि हमें पता लग गया 30 है, तो cot a कितना होगा? cot 30 कितना होता है? √3। ऑप्शन आपका ए सही है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37, पाई को आपको ये लेना है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, क्वेश्चन कह रहा है सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr, उसका और रेडियस के बीच का डिफरेंस, रेडियस यानी कि r, इक्वल्स टू कितना दिया है? 37। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 22/7, अच्छा ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है, पहले r कॉमन ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही, जो 2 आपको पता है, पाई भी आपको पता है, रेडियस दोनों में मिसिंग है, पहले r हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2π माइनस 1 इक्वल्स टू 37। अब 2π माइनस 1 को हम सॉल्व करेंगे, r इंटू 2π यानी कि 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37, r इंटू 22 2s are 44/7 माइनस 7 इक्वल्स टू 37, r इंटू 7 7s are 49, ओ सॉरी ये मिस्टेक, एक सेकेंड, ओके, दिस इज़ 1, तो ये 44 माइनस 7 1s are 7 होगा, बाई 7 इक्वल्स टू 37, r इंटू 44 माइनस 7 इज 37/7 इक्वल्स टू 37, तो r कितना हो जाएगा? 7 उधर जाएगा, इंटू में चला जाएगा, और 37 अपॉन में आ जाएगा, ये वाला 37 नीचे आ जाएगा, 37 से 37 कैंसिल, r आपका 7 आ गया, तो रेडियस आपकी 7, ओ सॉरी क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस तो पूछी नहीं है उसने, सर्कमफ्रेंस पूछी है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr, 2πr, r जो कि 7 है, सो यानी कि सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही है। ओके, तो ये जब क्वेश्चन है, क्योंकि आपको रेडियस निकालनी है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, 2πr में से r को माइनस करके 2π मत लिख दीजिएगा, लाइक टर्म्स है लेकिन माइनस नहीं हो सकती है, तो r पहले आप कॉमन लेंगे, उसके बाद r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, 1 to 10 सारे नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए, कौन सा नंबर है? तो 1 to 10 जितने भी नंबर्स हैं सबका एलसीएम फाइंड कर देते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे इसका एक आसान तरीका भी है, चलिए छोड़िए,
एलसीएम से ही कर लेते हैं। 1 तो भूल जाइए, 2 से ही करेंगे सबसे पहले। 3 कैंसिल नहीं होगा, 2 2 ज़ार 4, 5 नहीं होगा, 2 3 ज़ार 6, 7 नहीं होगा, 2 4 ज़ार 8, 9 नहीं होगा, 2 5 ज़ार 10। अब इसे करेंगे फिर से 2 से, ये ऑलरेडी 1 हो चुका है। 2 1 ज़ार 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 7, 2 2 ज़ार 4, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। एक बार और 2 से होगा, 1 1, 3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 7, 2 1 ज़ार 2, 9 एंड 5। अब हम करेंगे 3 से, 1 1, 3 1 ज़ार 3, 1, काफ़ी 1 हो चुके हैं। ये 5, 3 1 ज़ार 3 अगेन, ये 7 एज इट इज़, 1 3 3 ज़ार 9, 5 एज इट इज़। फिर से एक बार 3 से करना पड़ेगा, 1 1 1 1, 5 नहीं जाएगा, 1 7 नहीं जाएगा, 1 3 1 ज़ार 3, एक और 1 हो गया, 5। अब 5 से करेंगे, 1 1 1 1, 3 5 1 ज़ार 5, 1 7 बचा, 1 1 एंड 5 1 ज़ार 5। अब 7 से करेंगे तो सारे 1 हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इनका एलसीएम है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। थोड़ा ईजी बनाते हैं। 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, सब हो रहा है ना, इंटू 7। नाउ 7 6 ज़ार 42, 4 कैरी, 7 3 ज़ार 21, 21 प्लस 4 इज़ 25, और लास्ट में ये एक 0, 2 5 2 0। ओके, चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन आपका सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट्स। 3 बेल है, एक हर 4 मिनट के बाद रिंग करती है, एक 7 मिनट्स के बाद, एक हर 14 मिनट्स के बाद। ऑल 3 रैंग एट 6 AM, तीनों के तीनों एक साथ सुबह 6 बजे रिंग किया उन्होंने। व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, अगर बताइए दोबारा से वो कब एक साथ फिर से रिंग करेगी। ऑब्वियसली तीनों नंबर्स का देखो, एलसीएम और एचसीएफ में आप जनरली कंफ्यूज रहते हो, तो एचसीएफ में नंबर जो आता है वो हमेशा तीनों नंबर से छोटा आता है। तो इनका एचसीएफ अगर आएगा तो 2 आएगा, 3 4 5 6 ऐसे नंबर, तो छोटा नंबर तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज तीनों जो बेल है एक्चुअली 2 3 4 5 मिनट्स में 14 वाली तो बजेगी नहीं एक बार भी। तो यानी कि इन तीनों का आपको एलसीएम फाइंड करना है, तब आपको पता लगेगा कि वो एक साथ कितने टाइम के बाद दोबारा से रिंग करेगी। 4 7 एंड 14, 2 7 ज़ार 2 अगेन, और एक बार 7 आएगा बस। सो 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28। तो 28 मिनट के बाद फिर से एक साथ वो रिंग करेगी। अभी 6 बजे एक साथ रिंग किया है, तो नेक्स्ट 6:28 पर रिंग करेगी। ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एज ऑफ फादर। फादर की एज बताइए। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65, फादर और सन की एज का सम 65 है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 50। ओके, रुक जाइए, पहले अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए सन जो हैं वो x ईयर्स के हैं, फादर जो है वो y ईयर्स के हैं। फादर ऑब्वियसली बड़े हैं, उल्टा लेते हैं, फादर को x लेते हैं, सन को y लेते हैं, बिकॉज x माइनस वाई थोड़ा हमारा इक्वेशन x और y में ही होगी। अगर हम सन को x लेते तो फिर हमें y माइनस x करना पड़ता, वो उल्टी हो जाती इक्वेशन, हालांकि सॉल्व वो भी हो जाती। उसने कहा था डिफरेंस जो है, ओ सॉरी डिफरेंस नहीं, सम कहा था। सम ऑफ एजेस इज 65, यानी कि दोनों की एज का सम x प्लस वाई 65 है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, उनकी एज के डिफरेंस का ट्वाइस, डबल जो है वो 50 है। एज का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई, फादर की एज से ऑब्वियसली सन की एज ही माइनस करेंगे, और इसका ट्वाइस, इसका डबल है 50। अगर इसका डबल 50 है तो 2 को उधर ले जाइए, x माइनस वाई 25 हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये दिया है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, वो ये भी कह सकता था डिफरेंस 25 है, ये सिर्फ ट्वाइस लगा के यहाँ पे 50 कर दिया। सो x माइनस वाई यहाँ से 25 हो जाएगा, x प्लस वाई 65 है, सॉल्व करिए, कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 9 प्लस 1 10, सो x इक्वल्स टू 50, यानी कि फादर 50 के हैं। किसकी एज पूछी थी, फाइंड द एज ऑफ द फादर, फादर इज ऑफ 50। ओके, कुछ गलत हुआ है, एक सेकेंड, सम इज 65, ओके, ट्वाइस द एज ऑफ डिफरेंस, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, डिफरेंस इज x माइनस वाई, इसका ट्वाइस इज 50, करेक्ट। ओ सॉरी, एडिशन में मिस्टेक है, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, सो 9 इसका हाफ होगा 45। ओके, 45 यानी कि बी ऑप्शन सही है आपका। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा sec थीटा का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर साइन मिसिंग है,
ओके, आई थिंक जनरली क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, यहाँ पर प्लस के साइन है, इक्वल्स टू में आपको 7 + tan स्क्वायर समथिंग सेक स्क्वायर समथिंग प्रूव करना है, बट ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इसमें 1 2 3 4 आंसर है, नहीं मिसिंग नहीं है साइन, ये मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है इनके बीच में। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। tan थीटा साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, और हमारे पास कुछ है भी नहीं यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं। tan क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉसेक, कॉसेक 1/sin थीटा, हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा साइन ही रहेगा इंटू सेक, सेक होता है 1/cos थीटा, इसका स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा 1/cos, 1/cos क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन बाई कॉस हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन होता है tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी जो कि 1 होता है, तो यानी कि इसका आंसर 1 है, ऑप्शन आपका सी सही है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9, देन एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स, जो 2 सिमिलर ट्रायंगल है उनके एरिया का रेशो उनके साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये एक थ्योरम भी है, आपने प्रूव भी की होगी। तो एरिया का स्क्वायर हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर, यानी कि 16/81, 16:81, ऑप्शन डी सही है। द पेयर्स ऑफ इक्वेशन x + y 2y - 5 एंड -4 - 8y + 20 हैव, इनके कितने सोल्यूशन होंगे, a1/a2 करते हैं, 1/-4, b1/b2 2/-8 एंड c1/c2 -5/20, शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव साइन ऊपर ले जाइए, -1/4, 2 4s are 8, सो ये भी -1/4, 5 4s are 20, ये भी -1/4, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, जब ऐसा हो तो लाइन्स हमारी कोइंसिडेंटल होती है, मैनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज अ मैन गोज 15 मीटर्स ड्यू वेस्ट, एक आदमी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको पेपर के ऊपर पता होनी चाहिए, वैसे आप कैसे भी हो, लेकिन पेपर के ऊपर हमेशा राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ओके, एक आदमी 16 मीटर जा रहा है वेस्ट में, यानी कि इधर गया 15 सॉरी वेस्ट, यहाँ पर 15 मीटर गया। ओके, उसके बाद देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ में गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये 90 है ऑब्वियसली, बिल्कुल 90 डिग्री पर कट करके जाएगा। पाइथागोरस लगाइए, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आपके हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू h स्क्वायर 982, 289 h स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर होता है, तो ये आपकी 17 है, ऑप्शन आपका सी सही है। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90, राइट एंगल ट्रायंगल है, B पर 90 डिग्री है, ABC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ओके, AC इज 9, AC यानी कि ये पूरी साइड आपकी 9 है, AD इज 3, ये 3 है, एक सेकेंड, एंगल B 90, AD 3 है तो DC 6 हो जाएगी। देन BD इज इक्वल्स टू, BD बताइए कितनी है, ये वाली साइड कितने सेंटीमीटर्स हैं। ये सेम क्वेश्चन आपने अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था जहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव किया था, उसमें हमने ये देखा था कि ये जो बीच वाली साइड है ये, इसका स्क्वायर इक्वल होता है दिस इंटू दिस के, है ना, तो यानी कि यहाँ से BD स्क्वायर होगा आपका इक्वल्स टू AD इंटू DC या CD। ओके, इसको आप जनरली याद रखिए क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो जब भी कभी ऐसा होता है 90 डिग्री ये आपको ट्रायंगल दिया जाए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और किस उसमें होते हैं, ABC, ये वाला ट्रायंगल ये और इसके सिमिलर होगा। सो यहाँ से BD स्क्वायर हमें फाइंड करना है। AD कितना है, 3 दिया हुआ है, DC हमने निकाल लिया, 6 है क्योंकि पूरी साइड 9 है, 3 × 6 इज 18, BD इज इक्वल्स टू 8, BD स्क्वायर इक्वल्स टू 18, सो BD इक्वल्स टू √18। अब 18 का रूट कितना होगा, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 2 9s are 3 3s are 3 1s are 3 बाहर आ जाएगा, 3√2, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ओके, आगे आते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड 1 letter इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट
द लेटर इज ए। रामानुजन में कितने ए है? 1 2 3 3 है, और टोटल कितने इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/9 यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से ए लेटर आएगा, आप रैंडमली अगर चूज करते हैं तो। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में इफ़ ए बी इज़ 14, ए बी, एक सेकेंड, ओके, ये पूरी साइड आपकी 14 है, बी डी इज़ 10, बी डी ये 10 है लिखा हुआ है बच्चे ने, एंड डी सी इज़ 8, ये 8 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन बी। टैन बी कितना होगा? ओके, देखिए इफ़ दिस इज़ 8, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये इतना ई ए, सामने वाली साइड दोनों इक्वल है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करते हैं। दिस इज़ 8, दिस इज़ ऑल्सो 8, ये पूरा 14 था आपका, ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा, बी ई 6 हो गया। आपसे पूछा गया है टैन बी, बी यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस हमेशा वो होता है जिस पर 90 डिग्री और हमारा एंगल दोनों हो। तो यानी कि जो टैन बी है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, आपका ये होगा डी ई बाय बी ई। ओके, ये 10 है, 6 है, पहले तो बी ई निकालना पड़ेगा हमें, कितना है? पाइथागोरस यूज करेंगे। 10 हमारा हाइपोटेनियस है, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ओके, सो 10 100 इक्वल्स टू 36 प्लस डी ई स्क्वायर। सो डी ई इक्वल्स टू 100 माइनस 36 इज 64, सो डी ई हो जाएगा 8, यानी कि ये 8 है। तो आपका टैन कितना होगा? 8/6, यानी कि 2 4s are 8, 2 3s are 6, 4/3। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज 39th क्वेश्चन। अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट शैडो। एक वर्टिकल स्टिक है, सीधे बिल्कुल ऐसे 20 मीटर उसकी हाइट है, वो शैडो कास्ट कर रही है 10 मीटर की, 10 मीटर की ये उसकी शैडो है नीचे। ओके, ट्रायंगल बन गया किस तरीके से। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर। एक टावर है यहाँ पर जिसकी शैडो 50 मीटर की है। ट्वेंटी 10 50, तो हाइट बतानी होगी टावर की। ओके, 20 हाइट थी तो 10 शैडो थी, कितनी हाइट है कि 50 शैडो है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं दोनों सिमिलर होंगे ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि एक तो दोनों 90 डिग्री है, टावर और ये जो स्टिक थी दोनों एंगल 90 डिग्री का बनाएंगे, बिल्कुल सीधी होगी। और एक सन का जो एंगल है, दोनों पर सूरज हमेशा सेम ही एंगल से होगा, तो ये दोनों में इक्वल होगा। बाई एंगल दोनों सिमिलर हो गए, तो जो 20/10 है वही इसकी हाइट बाई 50 होगा, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 20, 50 उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 10, 5 2s are 10, 100 मीटर। ओके, 100 मीटर का टावर है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जितनी स्टिक है उसकी आधी शैडो बन रही है, तो शैडो अगर 50 है तो ऑब्वियसली टावर की हाइट डबल होगी, 100 होगी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours। 2 hours में वो डाउन स्ट्रीम जा सकती है 20 किलोमीटर्स, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स जाती है 2 hours में। उसकी स्पीड बताइए स्टिल वाटर में कितनी है, कितने टाइम में वो रो करती है। एंड करंट की स्पीड, मान लीजिए उसकी स्पीड x है और करंट की स्पीड y है, तो अप स्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी? अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है क्योंकि आपको स्ट्रीम से ऊपर की तरफ जाना है, स्ट्रीम आपको अपोज करती है x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी? x प्लस वाई। अब क्वेश्चन कह रहा है डाउन स्ट्रीम में वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है, 1 घंटे में डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई गई तो 2 घंटे में कितनी जाएगी? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और कितनी गई? दिस इज 20। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाती है 2 hours में, सो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 2 को उधर ले जाइए, x प्लस वाई आपका हो जाएगा 10 और x माइनस वाई आपका हो जाएगा 4। y से y कैंसिल, 2x हो जाएगा 14, तो x हो जाएगा 7। सो यानी कि 7 तो उसकी खुद की स्पीड है, एंड y यहाँ से 3 हो जाएगा। नो एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई है, ये x माइनस वाई 2 होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा ना, 2। सो दिस इज 12 है तो x आपका 6 है, x 6 है और y 4 है।
बिकॉज 6 + 4 10 होता है। सो ऑप्शन आपका सी सही है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा है आपका एनसीईआरटी में जहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट इक्वेशन बन रही है। ये वाला इजी है क्योंकि इसमें एक बार अपस्ट्रीम का दिया है, एक बार डाउनस्ट्रीम का, उसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉम्बिनेशन है, तो इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये बहुत आसान है। डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 2 घंटे में 20 जा रही है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। सिमिलरली स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस आप अपस्ट्रीम में भी कर देंगे। चलिए अब हम आते हैं केस स्टडी पर। इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर स्कूल, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ करानी है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी है क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसा दिया हुआ है। 1 मीटर के डिस्टेंस पर आपने लाइन्स ड्रॉ की हुई है, जो कि एक्चुअली एक ग्राफ जैसा बन गया हमारा। ऐसे भी 1 है, और यहाँ पर कुछ फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैं ऐसे इस लाइन में एडी के अलॉन्ग 100 फ्लावर पॉट्स हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि एडी की जो लेंथ है वो 100 मीटर हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर लॉन्ग द साइड एडी एज शोन द गिवन फिगर। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ एडी। निहारिका एडी का 1/4 डिस्टेंस चलती है इन द सेकेंड लाइन। ओके, पहले बताइए निहारिका डिस्टेंस कितनी जा रही है। एडी का 1/4, एडी कितनी थी अभी बताया 100 थी, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें, यानी कि पूरी एडी 100 की होगी। 100 का 1/4 कितना होता है, 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जार 8, 9 10 2 20 हो गया, 4 5 जार 20, 25, यानी कि निहारिका 25 चली सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन में 25 ऊपर जाएगी तो क्या पॉइंट होगा, क्या कोऑर्डिनेट होंगे उसके, 2,25। सेकेंड लाइन में 25 मीटर, और उसने वहां पर एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चंस काफ़ी है, लर्न ही करना पड़ेगा। 225 पर है ग्रीन फ्लैग और वहां पर है निहारिका। ओके, प्रीत गया 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी। एडी 100 थी, 100 का 1/5 कितना होगा, 520, यानी कि, और वो 8 लाइन में जा रहा है, 8 लाइन में 20 के डिस्टेंस तक जाएगा, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट होंगे 8,20। ठीक है, और उसने कैसा फ्लैग, रेड फ्लैग पोस्ट किया। सो रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट 820 है, प्रीत ने पोस्ट किया है। ग्रीन के 225 है, वो निहारिका ने पोस्ट किया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग जो कि निहारिका ने पोस्ट किया था 225, क्योंकि सेकेंड डिस्टेंस सेकेंड लाइन में है, और एडी का 1/5 डिस्टेंस पर है। एडी पर क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो वो 100 मीटर की है एडी। फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग 8 9 में है, ये हमारे एक्स एक्सिस हो जाएगा। सो 8,20, सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स की डिस्टेंस बताइए। पहले फ्लैग के कोऑर्डिनेट है 225, दूसरे के हैं 820। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1। फॉर्मूला नहीं लिख रही, डायरेक्ट ही कर देते हैं, का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। 8 - 2 इज 6 का स्क्वायर, 20 - 25 इज -5 का स्क्वायर, 36 प्लस -5 का स्क्वायर 25, यानी कि √5 + 6 11, 1 कैरी 6, 3 + 2 5 + 1 6, √61। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? रश्मि को इनके बिल्कुल बीच में एक फ्लैग पोस्ट करना है, ग्रीन और रेड के। ग्रीन के कोऑर्डिनेट थे 225, रेड के कोऑर्डिनेट थे 820, इनके बिल्कुल बीच में, यानी कि इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2, बोले तो 2 + 8/2, 25 + 20/2, यानी 25 + 20/2, 8 + 2 इज 10/2, 25 + 20 यानी कि 45/2। सो 45/2 कितना होगा, 22.5, 5,22.5, यानी कि 5th लाइन में वो पोस्ट करेगी 22.5 मीटर की डिस्टेंस पर। 22वां और 23वां जो पॉट है उसके बिल्कुल बीच में। नेक्स्ट, if Joy has to post a flag at 1/4 distance from green flag in the line segment joining the green and red flag, then where should he post the flag? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं डिफिकल्ट वैसे नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी है, तो अगर आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं इसको आप स्किप कर सकते थे। खैर 1/4 होनी चाहिए यहाँ से,
ये लाइन्स इसने ज्वाइन की। 1/4 बोले तो इस लाइन के 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट इधर है तो 3 पार्ट इधर है। 1:3 में डिवाइड कर रहा है, जहाँ पर कि जॉय को पोस्ट करना है अपना फ्लैग यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट्स थे आपके, इसके कोऑर्डिनेट थे 225, इसके कोऑर्डिनेट थे 820। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 × 8 विच इज़ 8 प्लस 3 × 2 3 2s are 6 बाय 1 + 3 यानी कि 4 कॉमा 1 × 20 यानी कि 20 21 is 20 3 × 25 25 3s are 75 डिवाइडेड बाय 1 + 3 यानी कि 4। तो 8 + 6 14/4 एंड 20 + 75 इज 95/4। ये काफ़ी डेसिमल में जाएगा। 7 का आधा 3.5 कॉमा 95 4 से कैसे कैंसिल होगा। 95/4 4 2s are 8 9 15 हो गया। 4 3s are 12 पॉइंट 13 14 15 30 हो गया। 4 7s are 5 3.5 कॉमा 23.75। कुछ मिस्टेक हो गई आई थिंक। 3.5 कॉमा 24 दिया हुआ है इन्होंने। 24 वाई एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। वन इंटू 20 is 20 plus 3 into 25 75/4। This is correct। 595/4। 4 2s are 8 minus 115 4 3s are 12 13 14 15 3 30 23.7 समथिंग ही आएगा। अप्रॉक्स इन्होंने 24 दिया है आई थिंक, बिकॉज इसका आंसर 3.5 कॉमा 23.75 है। एग्जैक्ट अगर देखिए इन्होंने 24 दिया हुआ है, लगभग 23.75 के अराउंड है, तो इसमें आप ए ऑप्शन लगा सकते हैं। वैसे दिस इज रॉन्ग आई थिंक, अगर किसी और बच्चे को कोई और आंसर आ रहा है, बिकॉज हैज टू पोस्ट 1/4 एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग से 1/4 तब होगा, 1 और 3 पार्ट्स इधर है तभी 1/4 है, देन 9 सेगमेंट। ओके ग्रीन फ्लैग यही है ना, हाँ यही है। ओके चलिए ठीक है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और अगर कोई मिस्टेक है इसको करने में तो बता सकते हैं, बट आई थिंक इसका आंसर ए लगाएंगे। वैसे यहाँ पर 23.75 होना चाहिए। आगे आते हैं। एन आसन इज अ बॉडी पॉस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर अ सिटिंग मेडिटेशन पोज। ठीक है, आसन जो है मेडिटेशन पोज का एक पार्ट है। एंड ये तो थोड़ी कहानी यहाँ पर दी है, लेटर एक्सटेंडेड इन Hatha Yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure, one can observe the pose and can relate to representation of quadratic polynomial. Okay, polynomial से इसको थोड़ा सा वो किया हुआ है, हालांकि पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। स्टिल देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द शेप ऑफ द पोजेज आर, अगर ये जो पोजेज हैं इनकी आप शेप देखें, एक सेकंड में दिखा देती हूँ अगर क्लियर नहीं भी है। एक की पोज ऐसे है, सेकंड आप गर्ल को देख रहे हैं ऐसे है, थर्ड यहाँ पर ये ऐसे है, झुका हुआ है आगे की तरफ, इफ़ यू कैन सी। तो ये जो शेप है आपको एनसीईआरटी में ये शेप दी हुई है, किस चीज़ की शेप है, इन्हें हम बोलते हैं पैराबोला, और एक ऊपर ऐसे भी गया हुआ है। सो ये जो शेप है ये पैराबोलाज हैं आपके, पैराबोला। स्पाइरल ये होता है। ओके तो ऐसा कोई आसन हो ही नहीं सकता जिसमें आप ऐसी पोज बनाए। लीनियर मतलब सीधा बिल्कुल। एलिप्स एक तरीके की ओवल शेप आपकी होती है ऐसे, ये है ना, तो ये भी शेप नहीं। पैराबोला आपके ये होते हैं, पैराबोला दिस दिस एंड दिस। ओके एक तरीके से सर्कल का एक पार्ट। सो ये सारी शेप जो है वो पैराबोला है लगभग। सो ऑप्शन आपका डी सही है। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। अब देखिए पैराबोलाज दो टाइप के होते हैं। अच्छा पैराबोला बनते किस इक्वेशन में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ है, अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालना सीखे हैं, ABC में से उसके टाइप बनाना सीखे हैं, लेकिन ग्राफ आपको नहीं बताएगा। ग्राफ आपने लीनियर का ही बनाया है हमेशा। अगर आप कभी बाई चांस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, अगर आपको कहा जाए
कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ जो है पैराबोला शेप में बनता है। पैराबोला ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। डिसाइड कौन करता है? इक्वेशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका पॉलिनोमियल है। पैराबोला अपवर्ड स्लोपिंग होगा अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है, और अगर a नेगेटिव है, पहला ही नंबर, इफ a इज लेस देन 0 तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, आप याद रखेंगे। सो डाउनवर्ड में इफ a इज लेस देन 0, ओके। अगर इक्वल, ये भी नहीं लगाना, बिकॉज a अगर 0 आपका हो गया तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसमें आपका पैराबोला नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर फॉर द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोज का एक क्वेश्चन है 10th में, आई थिंक पूरी एक्सरसाइज ही है। तो जितने भी पॉइंट्स पर आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, टच करता है, उतने ही उसमें जीरोज होते हैं। इसने यहाँ पर 2 पॉइंट पर किया है, तो इसके 2 जीरोज होंगे। द 2 जीरोज इन द अबव ग्राफ, इस ग्राफ में 2 जीरोज कौन से हैं? वैसे ग्राफ बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, ये आपकी y है एंड दिस इज x, थोड़ी सी डार्क है ये। तो इसमें इस ग्राफ में जीरोज कौन से हैं? 1 2 3 4। एक तो x4 है यहाँ पर, और एक कितना है ये? 1 2, आई थिंक माइनस, आई थिंक यही है ना आपका, ओके। अगर ये वाली इसमें एक्चुअली वाई एक्सेस को थोड़ा सा डार्क नहीं करना चाहिए था, तो ये जो स्कैन हुई है कॉपी क्वेश्चन पेपर की उसमें नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ये आपका वाई एक्सेस है, ये एक्स है। अगर ये वाई है तो फर्स्ट ये जो आपका 0 है ये है 1 2 3 4, और ये वाला है -1 -2 -3। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 4 एंड -3 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में 4 एंड -2 है, तो आप डी लगा सकते हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में जो आंसर आपका आया है वो नहीं है तो उसके आसपास वाला आप टिक कर दीजिए। 4 और 2 तो नहीं है, -8 तक तो ये जा ही नहीं रहा है, अगेन 2 एंड -8 वो नहीं है। सो बी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि एटलीस्ट इसमें एक कोऑर्डिनेट आपको सही दिया हुआ है। आगे आते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -4 एंड -5 इज, ओके। सम ऑफ जीरोज कितना है यहाँ पर? -9। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? 4 × 5, 5 4 जार 20, प्लस के 20 होगा। आपकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है, ओके। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते होंगे, थोड़ी बहुत हेल्प भी यहाँ से मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता लगे होंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।